तो मैं बात कर रहा था कौन से एक्सपेरिमेंट की, मिसेल्सन और स्टेल के एक्सपेरिमेंट को हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। तो अब मिसाल के तौर पे ये एक बैक्टीरिया है, ई कोलाई बैक्टीरिया, और उसके पास ये इसका डीएनए। अब किया क्या था उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में, ये एक बैक्टीरिया है, इसका जो डीएनए है, या एक यहाँ मैं दूसरा बैक्टीरिया भी यहाँ बना देता हूँ, ये एक बैक्टीरिया है, ये भी ई कोलाई का बैक्टीरिया है। अभी इस बैक्टीरिया में कोई चेंज लेकर नहीं आया, ये बैक्टीरिया को नॉर्मल रखा है, इसमें कोई चेंज लेकर नहीं आया, तो इसको हम कह रहे हैं कंट्रोल ग्रुप। ये बैक्टीरिया कौन सा है, ये है कंट्रोल ग्रुप। यानी इसका जो डीएनए अभी ये नॉर्मल है, इसमें कोई हमने चेंज लेकर नहीं आए। लेकिन इस बैक्टीरिया के डीएनए को क्या किया, इस बैक्टीरिया को हम जब हमने नाइट्रोजन के N55 मीडियम में ग्रो कराया, तो इसका जो डीएनए था वो क्या हो गया, डेंसर हो गया। इसका डीएनए क्या हो गया, ये डेंसर हो गया। N55 जो नाइट्रोजन के आइसोटोप थे वो इसके डीएनए के साथ आकर अटैच हो गए। अब जब ये बैक्टीरिया अपने आप को रेप्लिकेट करेगा, रेप्लिकेशन का इरादा करेगा, जब रेप्लिकेट करना चाहेगा, आपको पता है जब एक बैक्टीरिया रेप्लिकेट करता है तो सबसे पहले क्या होता है कि उसके जो डीएनए के दो स्ट्रैंड हैं वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, वो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। ये देखो, एक दूसरे से क्या हो गए, ये दूर हो गए। अब इनके साथ एक नया डीएनए बनेगा। अब इनके साथ जो एक नया डीएनए बनाने वाले जो न्यूक्लियोटाइड हैं वो भी N15 वाले हैं, तो इसके साथ भी जो नया न्यूक्लियोटाइड बनेंगे वो N15 वाले बनेंगे, इसके साथ भी जो बनेंगे वो कौन से बनेंगे, N15 वाले। उसके बाद क्या होगा, ये बैक्टीरिया डिवाइड हो जाएगा कितने में, ये बैक्टीरिया डिवाइड हो जाएगा, बीच में से डिवाइड होके ये कितने बैक्टीरिया बना लेगा, ये बना लेगा यहाँ से जो है वो डिवाइड होके दो बैक्टीरिया में डिवाइड हो गया। सही, कितने बैक्टीरिया में डिवाइड हो गया, दो बैक्टीरिया के अंदर ये जो है वो डिवाइड हो गया। और हम कह सकते हैं कि ये इसका जो है वो ये इसके जो है वो दो नए बैक्टीरिया बन गए। अब क्या होगा, अब इन्हीं बैक्टीरिया को हमने कहाँ शिफ्ट कर दिया, इन्हीं बैक्टीरिया को हमने शिफ्ट कर दिया, अब दोबारा कौन से, इस बैक्टीरिया को हमने शिफ्ट कर दिया इसमें N14 वाले मीडियम में, जहां पर नाइट्रोजन के आइसोटोप कौन से थे, N14 वाले नाइट्रोजन के आइसोटोप थे। अब इस बैक्टीरिया में जो डीएनए था, वो डीएनए जो है वो दोनों ही डेंसर थे, दोनों ही N15 वाले थे। अब इस बैक्टीरिया ने जब डिवाइड होने का इरादा किया, तो इसके डीएनए भी एक दूसरे से सबसे पहले क्या होंगे, सेपरेट होंगे। दोनों रेड वाले डीएनए एक दूसरे से क्या हो गए, ये रेड वाले कह लें या N15 वाले कह लें, एक दूसरे से सेपरेट हो गए। लेकिन अब नया डीएनए का स्ट्रैंड बनाने के लिए यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड हैं वो N15 वाले नहीं है, वो कौन से वाले हैं, N14 वाले हैं। तो अब यहाँ पर जो डीएनए बनेगा उसमें नए जो न्यूक्लियोटाइड आएंगे वो कौन से आएंगे, वो आएंगे N14 वाले। उसके बाद क्या होगा, ये बैक्टीरिया डिवाइड हो जाएगा बीच में से कितने में, दो बैक्टीरिया में। अब ये क्या होगा, ये ऐसे डिवाइड हो जाएगा। ये देखें, ये दो बैक्टीरिया में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब क्या होगा, अगर ये बैक्टीरिया मजीद अपने आप को रेप्लिकेशन के लिए तैयार करे, ये फिर डिवाइड होने का इरादा करे, ये वाला बैक्टीरिया जब डिवाइड होगा थोड़ा साइज में बड़ा होगा। अब इसके पास जो डीएनए है वो हाइब्रिड है, यानी एक N15 वाला स्ट्रैंड है और एक कौन सा वाला स्ट्रैंड है, N14 वाला। ये N14 वाला है और एक इसके पास N15 वाला है, और एक इसके पास कौन सा है, N14 वाला स्ट्रैंड है ये। अब जब ये डिवाइड होने का इरादा करेगा ये बैक्टीरिया, तो सबसे पहले इसके दो स्ट्रैंड एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो चलो इन दोनों स्ट्रैंड को हम क्या कर देते हैं, एक दूसरे से सेपरेट कर देते हैं। ये एक दूसरे से हमने इसको सेपरेट कर दिया। ब्लू वाला N14 वाला यहाँ चला गया, N15 वाला जो है वो यहाँ चला गया, क्योंकि अभी भी ये कौन से वाले मीडियम में है, अभी भी ये जो है वो N14 मीडियम में है। तो अब यहाँ पर जो नया न्यूक्लियोटाइड बनेगा वो N14 वाला बनेगा, यहाँ पर भी क्या बनेगा, N14 वाला। उसके बाद जब ये बैक्टीरिया डिवाइड होगा अब दो में, मजीद डिवाइड हो गया क्या, दो में। ये देखना, एक ये बैक्टीरिया बन गया और एक ये बन गया बैक्टीरिया। तो अब ये जो है वो ये वाला, अब मिसाल के तौर पे अगर आप इसमें से डीएनए निकालोगे
और उसको सेंट्रीफ्यूज करोगे तो डीएनए सब कहाँ बैठ जाएगा, नीचे। इसमें तमाम के तमाम हैवी स्ट्रैंड है। जब पहली रेप्लिकेशन का राउंड हो गया, अब डीएनए को निकालोगे तो डीएनए कहाँ आ जाएगा, बीच में आ जाएगा, क्योंकि इसमें एक हैवी स्ट्रैंड है और एक लाइट स्ट्रैंड है। और इनमें से निकालोगे तो यहाँ दो डीएनए की डेंसिटीज आएंगी। एक बैक्टीरिया का डीएनए जो है वो दरमियान में जाएगा और दूसरा का कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। और अगर इस कंट्रोल ग्रुप में से डीएनए को निकालोगे तो कंट्रोल ग्रुप में भी डीएनए लाइट ही है, तो यहाँ पर जो नॉर्मल डीएनए वो भी ऊपर चला जाएगा, सेंट्रीफ्यूज करोगे। यानी ये चीज मैं आपको पहले बता चुका था, लेकिन ये थोड़ा सा बैक्टीरिया की सेल डिवीजन से रिलेट करके मैंने जो है वो आपको क्या बता दिया है, मिसेल्सन और सेल का जो है वो एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया है। क्लियर हो गया ये? क्लियर हो गई? इसमें कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछो। क्लियर हो गया, चलो सही। क्लियर हो गई ये बात। आगे चलते हैं। चलो अब आपकी बुक, ये तो हमने कर लिया एक्सपेरिमेंट जो है वो। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज किस तरह के आ सकते हैं, तो मैं सिर्फ इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड मैं एमसीक्यूज आपको सेंड करूंगा, सही है? कल सेंड कर दूंगा। कल मैं आपको एमसीक्यूज सेंड करूंगा, एक एविडेंस दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, और ये दो, इन दोनों के सिर्फ एक्सपेरिमेंट एमसीक्यूज जो है वो कल मैंने आपको के साथ शेयर करने हैं। चलो आगे चलते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो आपकी बुक में है। नेक्स्ट जो टॉपिक आपकी बुक में है वो जीन, द यूनिट ऑफ हेरिडिटी मटेरियल। आपको पता है कि हमारे पास जो क्रोमोसोम्स होते हैं, हमारे पास इन क्रोमोसोम पर हमारे तमाम कैरेक्टरिस्टिक के क्या मौजूद होते हैं, जीन्स मौजूद होते हैं। जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके क्या मौजूद हैं, जीन मौजूद हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात यह है कि दो साइंटिस्ट थे, एक गैरेड है और दूसरा था बेटसन। गैरेड और बेटसन। अब इन दोनों ने जो अपना काम किया था 1902 और 2 में अपना काम किया था, ये जो थे बेसिकली क्या थे, ब्रिटिश थे। मतलब दोनों कंट्रीमैन थे। कंट्रीमैन का मतलब हम वतन थे, दोनों एक ही कंट्री से ताल्लुक रखते थे, गैरेड और बेटसन जो है। अच्छा, इसके अलावा इन दोनों, बेसिकली ये गैरेट जो था ये फिजिशियन भी था, डॉक्टर भी था, बेटसन भी। तो इन दोनों ने जो है वो एक बात नोट करी कि सर्टेन डिजीज अमंग, स्पेशली गैरेट ने जो है ये बात नोटिस की कि सर्टेन डिजीजेस अमंग हिज पेरेंट्स, अमंग हिज पेशेंट, सॉरी, अमंग हिज पेशेंट मोर प्रिवेलेंट इन देयर फैमिलीज। यानी इन्होंने देखा कि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो इनके पेशेंट में, इनके मरीजों में, उनकी फैमिलीज में ही होती हैं। जैसे एल्बिनोज की डिजीज हो गई या मुख्तलिफ बीमारियां थी, उन्होंने देखा कि ये बीमारियां जो हैं वो जनरेशन टू जनरेशन फैमिलीज के अंदर रन करती हैं। सही ना? कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनको अब हम हमें पता है कि वो डिजीज कौन सी होती है, हेरिडिटरी डिजीज होती हैं, लेकिन उस वक्त पता नहीं था हेरिडिटरी डिजीज का। तो इस वजह से उसने उन्होंने बताया, इन फिजिशियन थे, इसने बताया कि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो खानदानों के अंदर क्या है, प्रिवेल करती हैं। मिसाल के तौर पे दादा के अंदर अगर दी थी तो पोते के अंदर आ गई, नाना था तो नवासे में आ गई, या इस तरीके से जो है वो डिजीजेज जो है वो क्या होती हैं, जनरेशन टू जनरेशन क्या करती हैं, ट्रांसफर करती हैं। सम ऑफ दीज डिसऑर्डर सीम टू बिहेव एज दे वर कंट्रोल बाय सिंपल रेसेसिव अलील। अच्छा, एक और बात ये थी कि ये लोग ये मेंडेलियन जो जेनेटिक्स थी उस पर भी ये लोग काम कर रहे थे। अर्ली मेंडेलियन जेनेटिक्स, यानी आपने पढ़ा होगा फादर ऑफ जेनेटिक्स, किस फादर ऑफ जेनेटिक्स हम कहते हैं मेंडल को। तो मेंडल की जो जेनेटिक्स थी उस पर क्या कर रहे थे, ये काम कर रहे थे। और एक और बात आपको बता दूं, ये जो बेटसन है ना, ये बेटसन वो साइंटिस्ट है जिसने सबसे पहले लव जेनेटिक्स यूज किया था। यानी जेनेटिक्स की जो टर्म है सबसे पहले बेटसन ने जो है वो यूज की थी। यानी मेंडेलियन जेनेटिक्स पर जो है को भी जो है ये स्टडी कर रहे थे। तो उन्होंने कहा, जिस तरह मेंडल ने कहा था कि
चीजें एक करेक्टर डोमिनेंट होता है और दूसरा क्या होता है, रेसेसिव होता है। भी जब हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो हमें पता लग जाएगा, कुछ कैरेक्टर डोमिनेंट होते हैं और कुछ कैरेक्टर रेसेसिव होते हैं। और जब F2 जनरेशन के अंदर 75% डोमिनेंट कैरेक्टर आते हैं और 25% रेसेसिव कैरेक्टर आते हैं 3:1, तो उसने कहा सेम इसी तरीके से ये जो हेरिडिटी डिजीज हैं, इनमें भी कुछ हेरिडिटी डिजीज ऐसी होती हैं जो क्या होती हैं, सिंपल रेसेसिव अलील की वजह से होती हैं। जो किसकी वजह से होती हैं, सिंपल रेसेसिव अलील। अभी मैं रेसेसिव अलील के बारे में इतना डिटेल में तो नहीं जा रहा हूँ, चलो लेकिन थोड़ा सा आपका अलील्स का और रेसेसिव अलील का थोड़ा सा मैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। देखो, हमें पता है कि कोई भी जो जीन होता है, जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म को हम कहते हैं अलील। जीन की जो अल्टरनेटिव फॉर्म होती है उसको हम क्या कहते हैं, अलील। मिसाल के तौर पे पी प्लांट है, पी प्लांट के अंदर सीड कलर का एक जीन है। पी प्लांट के अंदर सीड कलर का क्या है, एक जीन है। इसकी दो अल्टरनेटिव फॉर्म होती हैं, एक येलो और एक ग्रीन। अब ये येलो और ग्रीन दोनों क्या है, एक दूसरे के अलील हैं। ये दो अल्टरनेटिव फॉर्म है ना, यानी सीड कलर का जो जीन है इसके दो अलील हैं, एक येलो जिसको हम कैपिटल वाई से शो करेंगे और एक ग्रीन जिसको हम किससे शो करेंगे, स्मॉल वाई से। इसी तरीके से हाइट, पी प्लांट के अंदर हाइट, इसके भी दो अलील हैं, एक टॉल और एक ड्राफ, जिसमें से टॉल डोमिनेंट है और ड्राफ क्या है, रेसेसिव अलील है। यहाँ पर येलो डोमिनेंट अलील है और ग्रीन क्या है, रेसेसिव अलील है। तो मतलब इस तरीके से डोमिनेंट और रेसेसिव अलील होते हैं। इसी तरीके से कुछ बीमारियां भी ऐसी होती हैं जो किसकी वजह से होती हैं, कुछ रेसेसिव अलील की तरह की वजह से होती हैं। रेसेसिव अलील मैंने आपको आगे वाले जेनेटिक्स में डिस्कस करना है, लेकिन मैं यहाँ पर इतना डिटेल में इसमें नहीं जा रहा। तो इन्होंने यहाँ पर वैसे तो बहुत सारी जेनेटिकल डिसऑर्डर को इन्होंने स्टडी किया था। इन्होंने तो एल्बिनिज्म, जो एल्बिनोज जो होते हैं, चाइल्ड जो होते हैं जिनकी स्किन के अंदर पिगमेंट नहीं होता, स्किन का कलर नहीं होता, इस तरह की बीमारियों को भी डिस्कस किया था। लेकिन यहाँ पर जो है वो एक ही बीमारी को हम यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे जो आपकी बुक में दी हुई है, और वो है एल्केप्टोन्यूरिया। एल्केप्टोन्यूरिया डिजीज है। इस डिजीज के अंदर क्या होता है, द पेशेंट पास यूरिन that rapidly turn black on exposure to air। यानी जो एल्केप्टोन्यूरिया डिजीज है, इसमें क्या होता है, मतलब एक इसका अगर कोई पेशेंट है, इसका जो पेशेंट है वो जब यूरिन पास करता है, जो जब यूरिन पास करता है तो उसके यूरिन का कलर कैसा हो जाता है, उसके यूरिन का कलर ब्लैक हो जाता है। कब ब्लैक होता है, जब वो यूरिन मतलब पास करेगा, तो वो यूरिन जब हवा के साथ मिलेगा, हवा में एक्सपोज होगा, तो उसका कलर क्या हो जाएगा, उसका कलर ब्लैक हो जाता है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे अब हम देखें, अगर एक नॉर्मल पेशेंट, मिसाल के तौर पे अगर ये एक नॉर्मल पर्सन का यूरिन है, इसको मैं इधर बताता हूँ आपको। देखो, मिसाल के तौर पे यहाँ पर अगर हम देखें कि ये एक नॉर्मल पर्सन का यूरिन है और ये एक जो एल्केप्टिनेरिया का पेशेंट है उसका यूरिन है, तो पता लगा कि एल्केप्टिनेरिया के यूरिन पेशेंट के यूरिन के अंदर एक एसिड होता है जिसको हम कहते हैं होमोजेनेस्टिक एसिड, जिसको एल्केप्टूरिन भी कहते हैं। ये एसिड जो है वो आपको एल्केप्टूनेरिया का पेशेंट के यूरिन में मिलेगा, नॉर्मल के यूरिन में ये एसिड नहीं है। बाद में पता लगा असल में यूरिन को जो ब्लैक करता है वो कौन करता है, ये एसिड करता है। ये एसिड उस यूरिन को क्या कर देता है, ब्लैक करता है। जैसे ये एसिड ऑक्सीडाइज होता है, हवा के साथ मिलता है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सीडाइज होता है, तो फौरन इसका कलर क्या हो जाता है, इसका कलर हो जाता है ब्लैक। तो यहाँ पर यही बात कहता है कि उसका कलर जो है वो, अब कहता है कि सच यूरिन कंटेन होमोजेनेस्टिक एसिड विच इज ऑक्सीडाइज व्हेन एक्सपोज टू एयर। मतलब जब एयर के साथ वो एक्सपोज होता है ऑक्सीडाइज हो जाता है, जब ऑक्सीडाइज होता है तो उसका कलर क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। तो हमने इतनी बात याद रखनी है कि एल्केप्टिनेरिया के पेशेंट का जो यूरिन ब्लैक होता है उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे रीजन है उसके यूरिन में होमोजेनेस्टिक एसिड का प्रेजेंट होना। तो नॉर्मल लोगों के यूरिन में होमोजेनेस्टिक एसिड क्यों नहीं होता, जो नॉर्मल लोग हैं? तो कहता है नॉर्मल इंडिविजुअल होमोजेनेस्टिक एसिड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस। यानी जो नॉर्मल लोग होते हैं उनमें एक एंजाइम होता है जो कि होमोजेनेस्टिक एसिड को किस में कन्वर्ट कर देता है, सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है, मतलब उसको ब्रेक डाउन करके सिंपल सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट कर देगा। बट द इफेक्टेड पेशेंट
were unable to carry out that breakdown। जो affected पेशेंट होते हैं, मतलब जो यूरिन जो एल्केप्टोनेरिया के पेशेंट होते हैं, उनके पास वो एंजाइम ही नहीं होता। क्या पैदा करने के, किसको ब्रेक डाउन करने के लिए? होमोजेनेस्टिक एसिड को ब्रेक डाउन करने के लिए उनके पास वो एंजाइम मौजूद नहीं होता। Garrod concluded that the patient suffering from alkaptonuria lack the enzyme necessary to catalyze। यानी एल्केप्टोनेरिया या होमोजेनेसिक एसिड को कैटालाइज करने वाला एंजाइम उनके पास मौजूद होता ही नहीं है। द इनहेरिटेड डिसऑर्डर, के बाद कहता है कि बेसिकली जो द इनहेरिटेड डिसऑर्डर रिफ्लेक्ट एंजाइम डेफिशिएंसी। यानी ये जो एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, ये किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है? एंजाइम डेफिशिएंसी को। यानी उनके पास नॉर्मल एंजाइम मौजूद ही नहीं है होमोजेनेसिक एसिड को ब्रेक डाउन करने के लिए। हाँ, इंशा पूछ रही है सर होमोजेनेसिक एसिड प्रोड्यूस क्यों होता है, इसका फंक्शन क्या है? हाँ, ये बात है कि इसका फंक्शन क्या होता है, ये क्यों प्रोड्यूस होता है। सही है ना, ये आपने अच्छा क्वेश्चन किया। मैं इसको जो है वो आपको देखकर बताऊंगा, इतना तो मैं इसकी फिजियोलॉजी में नहीं गया हूँ। लेकिन ये है कि हमारे बाज ऐसा मेटाबॉलिज्म, मैं अपने जहां तक मैं समझता हूँ, हमारी बॉडी में बाज दफा कुछ जो कैटाबॉलिज्म होते हैं ना, कैटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं, तो कैटाबॉलिक रिएक्शन के रिजल्ट्स में भी कुछ एसिड और इस तरह की चीजें बनती हैं। लेकिन फिर हमारी बॉडी क्या करती है, उनको दूसरे कंपाउंड्स के अंदर क्या कर देती है? कन्वर्ट कर देती है। उन्हें दूसरे कंपाउंड में क्या करेगी? कन्वर्ट करेगी। तो इसी तरीके से क्या प्रोड्यूस होता होगा? ये होमोजेनेसिक एसिड भी प्रोड्यूस होता होगा। लेकिन जरूरत इतनी नहीं होती, तो इस वजह से इसको फिर दूसरे कंपाउंड में क्या होना होता होगा? कन्वर्ट होना होता होगा। और उसको कन्वर्ट करने के लिए क्या होते होंगे? बॉडी में एंजाइम्स होते होंगे। और एंजाइम्स बनाने के लिए क्या होना चाहिए? नॉर्मल जीन होने चाहिए। तो अब क्या होगा? जिसके जिसके पास वो नॉर्मल जीन नहीं होंगे, तो इसको ब्रेक डाउन करने के लिए एंजाइम भी प्रोड्यूस नहीं होगा। और अगर एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होगा तो तो क्या होगा? तो फिर ये जो है वो होमोजेनेस्टिक एसिड बॉडी में रहेगा। और जो कि अगर हमारी बॉडी में कोई चीज एक्स्ट्रा अक्सर हो जाती है, तो वो कहाँ से निकलती है? यूरिन से। आपने देखा होगा जिनकी ग्लूकोज ज्यादा हो जाती है, तो वो भी कहाँ से पास हो रही होती है? यूरिन से। तो ये भी किससे पास होने वाला होगा? यूरिन से पास होगा। सही है ना? हाँ, बाकी ये इस क्वेश्चन का आप जवाब आप मुझे दोगे कि ये आपने देखकर मुझे बताना है कि ये एल्केप्टोनेरिया जो डिजीज है, ये लाइफ थ्रेटनिंग है या नहीं है, मतलब फैटल है या नहीं है। यानी बहुत ज्यादा खतरनाक डिजीज है या एक नॉर्मल है, इसकी ट्रीटमेंट क्या है, ये आप लोग मुझे देख के बताओगे। सही। यहाँ तक मैंने बात की अभी एल्केप्टोनेरिया की, और आपने भी यहीं तक चीजों को जो है यहाँ तक क्या रखना है? याद रखना है। सर एंजाइम कौन सा है जो नॉर्मल में पाया जाता है? अच्छा देखो, एंजाइम जो होते हैं ना, ज्यादातर हम एंजाइम्स के नाम उनके सबस्ट्रेट की बेस पे रखते हैं। जैसे ये अल्केप इसको होमोजेनेस्टिक एसिड को हम अल्केप्टोनिरिन भी कहते हैं ना। तो ऐसे ही एंजाइम के लिए अल्केप्टोनिरेस एंजाइम, इस तरह का एंजाइम जो है उसका नाम होगा। अक्सर जो एंजाइम के नेम होते हैं वो उनके सबस्ट्रेट के साथ आगे में क्या लगा देते हो आप? एसी लगाते हो। उस तरह इसके नाम होते हैं। तो स्टूडेंट ये क्लियर हो गया कैप्टन, मतलब आपने तो बहुत सारी चीजें इसमें हैं जो आप जानना चाहते होगे, जानना चाहोगे। लेकिन जो आपके टेस्ट के हवाले से है, आपके जो एग्जाम के हवाले से है, उसमें तो आपको यही चीजें जानना जरूरी हैं जो मैंने यहाँ पर लिख दी। इससे ज्यादा आप जितना जानो सही है, लेकिन नॉर्मल आपको जो है वो सिर्फ इस हद तक पढ़ना है। इसी से रिलेटेड आपने एमसीक्यूज की भी तैयारी करनी है। चलें आगे, जो एक टर्म आपकी बुक में है जिसको आपने जो है वो देखना है, वो है जीनोम। वो है जीनोम। तो जीनोम को कैसे डिफाइन कर रही है आपकी बुक? द टोटल जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल इज नॉन एज जीनोम। The total genetic constitution of an individual is known as genome। अब मिसाल के तौर पे मैं एक इंसान का जो है वो जीनोम की बात करूं, ये एक मैंने इंसान का सेल ले लिया, एक इंसान का सेल लिया। अब इंसान के इस सेल में कितने क्रोमोसोम के पेयर हैं? 23 क्रोमोसोम के पेयर हैं।
कितने 23 क्रोमोसोम के पेयर हैं, तो टोटल क्रोमोसोम कितने हो गए 46। तो ये 23 क्रोमोसोम के पेयर और इन पे जितने भी जीन लगे हुए हैं, 23 क्रोमोसोम के पेयर और इन पर जितने भी जीन लगे हुए हैं, वो क्या होगा, वो होगा ह्यूमन का जीनोम। इसको हम क्या कहेंगे, ह्यूमन जीनोम कहेंगे। इसी तरीके से अगर मैं किसकी बात करूं, बैक्टीरिया की बात करूं, तो बैक्टीरिया के अंदर आपको पता है एक एक तो उसका अपना एक नॉर्मल डीएनए होता है, इसके अलावा एक एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए भी होता है जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। अब इस नॉर्मल डीएनए पे जितने जीन लगे हुए हैं ये बैक्टीरिया का, और ये जो प्लाज्मिड पर जितने जीन लगे हुए हैं ये सब क्या है, ये सब है बैक्टीरिया का जीनोम। तो आपकी बुक कह रही है इन बैक्टीरियल सेल अ सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम अलोंग विद प्लाज्मिड, ये एक सिंगल जो सर्कुलर क्रोमोसोम है, सर्कुलर डीएनए है, या जिसको आप सर्कुलर क्रोमोसोम कह लो बैक्टीरिया में, और उसके साथ ये प्लाज्मिड है, ये मिलकर क्या बना रहा है, ये मिलकर बना रहा है बैक्टीरिया का जीनोम, इज अ जीनोम ऑफ बैक्टीरिया। while in human being all 22 pair of autosomes along with a pair of sex chromosome, आपको पता है ह्यूमन के पास 23 पेयर होते हैं, जिनमें से 22 ऑटोजोम्स होते हैं और 23rd वाला क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन में जो 22 ऑटोजोम है और लास्ट वाला 23rd वाला जो सेक्स क्रोमोसोम है, ये मिलकर क्या बनाते हैं, इस पर जितने भी जीन है ये तमाम मिलकर क्या बनाते हैं, ह्यूमन जीनोम। क्लियर हो गया ये जीनोम। जी जीनोम क्लियर हो गया। जीनोम की सिर्फ आपने डेफिनेशन याद रखनी है, जीनोम की आपने डेफिनेशन याद रखनी है। चलो आगे चलते हैं। आगे एक आपका जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वो है द वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। द वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, इस दूसरा नाम भी हम इसको देते हैं, हम इसको ऐसे भी कहते हैं द वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस, इसका दूसरा नाम ये भी है द वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस। आपको पता है एंजाइम पॉलीपेप्टाइड के तो बने हुए होते हैं, एंजाइम प्रोटीन के बने हुए होते हैं, तो आप इसको पॉलीपेप्टाइड भी कह सकते हो। अब देखो वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस जो है वो को अगर मैं डिफाइन करूं तो कैसे डिफाइन करूंगा, पहले मैं इसको डिफाइन करता हूँ। every biochemical activity every biochemical activity is under the control of enzymes. Every biochemical activity is under the control of enzymes, and enzymes are under the influence of gene. This is called one gene one enzyme हाइपोथेसिस। अब इसकी मिसाल इस तरह से मैं आपको देता हूँ। देखो, अब ये जो होमोजेनेस्टिक एसिड है, जब ये हमने बात की थी, इसको कैटालाइज जो करेगा वो कौन करेगा, एंजाइम करेगा। यानी एक एंजाइम आएगा और इसको क्या करेगा, होमोजेनेस्टिक एसिड को क्या करेगा, कैटालाइज करेगा, इसको ब्रेक डाउन करेगा। सही है। और ये एंजाइम यानी ये जो बायोकेमिकल एक्टिविटी है, होमोजेनेस्टिक एसिड को कैटालाइज करना, ये कैसी एक्टिविटी है, ये एक बायोकेमिकल एक्टिविटी है। ये कैसी एक्टिविटी है, एक बायोकेमिकल एक्टिविटी है। इस बायोकेमिकल एक्टिविटी को कौन कंट्रोल कर रहा है, एंजाइम कंट्रोल कर रहा है। कंट्रोल ये किसके है, एंजाइम कंट्रोल कर रहा है। और एंजाइम कौन बना रहा है, एंजाइम किसके इन्फ्लुएंस में, एंजाइम खुद इन्फ्लुएंस में किसके है, जीन के। और इस एंजाइम को प्रोड्यूस करने वाला क्या है, एक जीन है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस।
मिसाल के तौर पे मैं फिर इसको यहाँ पर इस तरह से लिख देता हूँ, आप इधर देखें, ये एक जीन है, इस जीन ने एक एंजाइम प्रोड्यूस किया, ये एंजाइम जाकर क्या करता है, हमारी बॉडी में जितनी भी बायोकेमिकल एक्टिविटीज हैं उनको कंट्रोल कर रहा है। तो ये पूरा जो है स्टेप्स हैं, इनको मैं मिलाकर क्या कहूंगा, इसको मैं कहूंगा वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। अच्छा, इसको प्रपोज किसने किया था, ये वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस सबसे पहले दिया किसने था, इसको प्रपोज किया था, इसको पेश किया था बाय बीडल एंड टोटम। इन्होंने प्रपोज किया था और उन्होंने एक्सपेरिमेंटली इस चीज को प्रूव किया था कि हर बायोकेमिकल एक्टिविटी किसके कंट्रोल में होती है, एक एंजाइम के, और एंजाइम किसके कंट्रोल में होता है, जीन के कंट्रोल में होता है। यहाँ तक आपको बात क्लियर हुई, इधर से इस हद तक कोई क्वेश्चन हो तो करें। इसके बाद मैंने आपको जो है ये इनका एक्सपेरिमेंट बताना है, बीडिल और टॉटम का। और आपकी बुक कह रही है फ्रॉम गैरेट फाइंडिंग इट वाज, आपकी बुक कह रही है फ्रॉम गैरेट फाइंडिंग इट इज बट अ शॉर्ट लीप इंट्यूशन टू गेस दैट information encoded within a DNA of chromosome is used to specify a particular enzyme। यानी जो गैरेट और बैटसन ने जो काम किया था, तो उससे हमें थोड़ा बहुत पता लगा था कि जो इंफॉर्मेशन होती है वो डीएनए के अंदर जो मौजूद होती है, वो इंफॉर्मेशन क्या करती है, डीएनए के अंदर वो एक स्पेशल एंजाइम प्रोड्यूस करती है। दिस पॉइंट वाज नॉट एक्चुअली एस्टेब्लिश्ड however until 1941 when a series of experiment by स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के दो जेनेटिस्ट है, एक ग्रीगर मेंडल बीडल और एडवर्ड टॉटम, इन्होंने एक्सपेरिमेंटली इस बात को प्रूव किया। यानी उन्होंने तो एक क्या कहना चाहिए कि गैरड का जो काम था उससे पता लगता था कि कोई ना, जो हमारे पास अगर एंजाइम्स नॉर्मल प्रोड्यूस ना हो रहे हों तो उसकी वजह से केमिकल रिएक्शंस नॉर्मल नहीं होते, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से जो है वो डिजीजेस होती हैं। और वो जो एंजाइम प्रोड्यूस करने के लिए जो कोड होता है वो कहाँ मौजूद होता है, डीएनए में मौजूद होता है। और आपको पता है डीएनए में बेसिकली मौजूद है, तो वो डीएनए में किस जगह मौजूद है, वो जीन में मौजूद है। सर इट मींस अगर जीन डिस्ट्रॉय हुए तो बायोकेमिकल फंक्शन होगा ही नहीं। हाँ, कुछ इसी तरीके से है, फंक्शन नहीं होगा। और अगर जीन डिस्ट्रॉय हो गए और जीन डिस्ट्रॉय नहीं हुए, जीन में म्यूटेशन आ गई, तो हो सकता है एबनॉर्मल एंजाइम बने। जब नॉर्मल एंजाइम नहीं बन रहा होगा तो भी केमिकल रिएक्शन सही तरीके से नहीं होगा, तो भी रिएक्शन जो है वो सही तरीके से नहीं होगा। तो ये था वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस का, मैंने अभी आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दिया है। लेकिन इसका मैं जो एक्सपेरिमेंट पूरा बताऊंगा, क्योंकि अभी क्लास का टाइम खत्म हो जाएगा, तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है, ये आज नहीं हो पाएगा। तो इसी वजह से मैं चाह रहा हूँ कल ये पूरा एक्सपेरिमेंट आपको एक साथ समझाऊं, एक ही क्लास के अंदर, एक ही क्लास में मैंने ये पूरा एक्सपेरिमेंट आपको समझाना है, क्योंकि इसको समझाना पड़ेगा थोड़ा सा है, थोड़ा डिटेल में, इसलिए थोड़ा टाइम लेने वाला एक्सपेरिमेंट है। आज मैं सिर्फ यहीं तक रख रहा हूँ। आज की क्लास में यहीं तक रखता हूँ, क्योंकि ये बीडिल और टॉटम का एक्सपेरिमेंट थोड़ा लंबा एक्सपेरिमेंट है, इसमें टाइम लगेगा। कल मैं स्टार्ट से ही फिर ये वाला एक्सपेरिमेंट जो है वो आपको समझाना शुरू